नमस्कार साथियों, रायपुर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी जितने टॉप 58 एमसीक्यूज को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी करते हुए आज के हम एमसीक्यू सीरीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है अविकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है विकसित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है विकासशील अर्थव्यवस्था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यार से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत कैसा है, भारत की अर्थव्यवस्था आपका विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम बात करें तो भारत कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, भारत कैसा है आपका, तो भारत एक विकासशील देश है, आपको याद रखना है भारत एक विकासशील देश है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है आपको बताना है कौन से इसमें नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है न्यून प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद के न्यून वृद्धि दर, ऑप्शन सी है कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी है उच्च निर्भरता अनुपात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, जिसका सही उत्तर की हम बात करें प्यार साथों, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में क्या क्या है, क्या है तो आप देखेंगे पहला है न्यून प्रति व्यक्ति आय, यानी कि भारत में आप देखेंगे तो अधिकांश व्यक्तियों की जो आय है वो क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में के न्यून वृद्धि दर, ये क्या है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। अगर इसके स्थान पर रहता सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अधिक वृद्धि दर तो ये कथन सही हो जाता। कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण, तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषता है। आप देखेंगे कि भारत में कुछ लोगों के हाथों में क्या है, धन का केंद्रीकरण है। उसके बाद ऑप्शन डी में है उच्च निर्भरता अनुपात, यानी ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 6वां स्थान, ऑप्शन बी है 7वां स्थान, ऑप्शन सी है 5वां स्थान और ऑप्शन डी है आपका तृतीय स्थान। तो इसका सही उत्तर की हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रय शक्ति के आधार पर, यानी कि ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है पूरे विश्व के आधार पर कौन से स्थान है, तीसरे स्थान पर है। पहले की हम बात करें तो पहले में आप देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहले स्थान पे है आपका चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान है। ठीक है, तो पीपी के आधार पर, यानी कि परसेचिंग इसका फुल फॉर्म होता है आपका, पीपी के क्रय शक्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे है, तो तृतीय स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की हम बात करें, वर्ष 2025-26 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। ऑप्शन ए में देखेंगे 56.4% है, ऑप्शन बी 25.5% और ऑप्शन सी 18.1% और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हम सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के आप आधार पर देखेंगे तो वर्ष 2025-26 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 56.4% है। इसी प्रकार आपको याद रखना है तो 56.4% में किसकी हिस्सेदारी है, तो ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो आपका हो जाएगा 25.5% नवीनतम आंकड़ों के आधार पे। उसी प्रकार हम किसी क्षेत्र का योगदान या भागीदारी प्रतिशत देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18.1%। तो आपको तीनों डाटा को याद रखना है, नवीनतम आंकड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करेंगे वर्ष 2025-26 के अनुसार, और आपका बजट होगा बजट आपका कौन सा हो जाएगा, 26-27। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होगा 25-26 के अनुसार, सेवा क्षेत्र का योगदान प्रतिशत कितना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो 56.4 हो जाएगा। उद्योग क्षेत्र में कितना है, तो 25.4% और कृषि क्षेत्र में योगदान प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 18.1%। इन सभी बिंदुओं को आपका है याद रखना है। इसी में हम क्या देखते हैं, जब इसी में हम वृद्धि प्रतिशत भी देख लें तो वर्तमान में आपका इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे वृद्धि प्रतिशत क्या है, अगर इसको हम देखेंगे तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत कितना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार,
तो 9.1% आपको याद करना है। कितना है? सेवा क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 9.1% हो जाएगा। जबकि उद्योग क्षेत्र में हम वृद्धि दर देखेंगे तो आपका जीडीपी का वृद्धि दर 6.2% हो जाएगा, और कृषि क्षेत्र में हम वृद्धि प्रतिशत देखेंगे तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3.1% हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है आपका वर्ष 2025-26 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, हिस्सेदारी कितना है? तो ऑप्शन ए में है 56.4%, ये सही हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र का 56.4, उद्योग क्षेत्र का 25.4 और कृषि क्षेत्र कितना हो जाएगा? 18.1%। जबकि वृद्धि दर हम देखेंगे जीडीपी में वृद्धि दर कितना है, तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है कौन सा है? 25-26। तो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है 24-25 के अनुसार उसमें वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो आप देखेंगे सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितना है? तो 9.1%, उद्योग क्षेत्र में 6.2% और कृषि क्षेत्र में क्या हो जाएगा? 3.1%। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है? तो ऑप्शन ए में है 6वां, ऑप्शन बी है 4था, ऑप्शन सी है 5वां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चौथे स्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्तमान में हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में कौन सा जीडीपी के आधार पे कौन सा आधार पे? तो आपको याद रखना है भारत जो है जीडीपी के आधार पे विश्व का कौन सा? चौथे क्रम का देश है। ठीक है, तो भारत कौन से क्रम का देश है? तो आपको याद रखना है चौथे क्रम का देश है। ठीक है, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे क्रय शक्ति के आधार पे पूछेगा, क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर के आधार पे अगर पूछा जाएगा, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है, इसी को कहा जाता है ट्रिपल पी। तो आपको याद रखना है इसके आधार पर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पे है, तो इसके आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और जब हम आगे देखेंगे जीडीपी के आधार पर, यानी जीडीपी की हम बात करेंगे या जीवीई की बात करेंगे, जीडीपी या जीवीए के आधार पे हम बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन से स्थान है, तो आपको याद रखना है इस आधार पर भारत का जो स्थान है कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत विश्व में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है विश्व के आधार पर, तो तीसरी हो जाएगा। और जीडीपी के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर रखता है, तो आपका चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए में है खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन बी है विनिर्माण, ऑप्शन सी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और ऑप्शन डी है निर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो आपको याद रखना है खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता। खनन एवं उत्खनन की हम बात करेंगे तो किसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है? तो खनन और उत्खनन को आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र के अंदर क्या खनन उत्खनन को शामिल किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको उत्तर क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आपको याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्र कौन कौन सा होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्रथम क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, इसे ही प्राथमिक क्षेत्र को सामान्यतः आपका कृषि एवं संबंधित सेवाएं कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को आपको उद्योग क्षेत्र, उद्योग सेवाएं कहा जाता है। और आपका तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सेवाएं शामिल इसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या शामिल होता है? तो पहला आपका हो जाएगा निर्माण। ठीक है, पहला आपका शामिल होता है इसके अंतर्गत निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन, जितने भी निर्मित जो भवन उसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा निर्माण। दूसरा होता है आपका इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? द्वितीय क्षेत्र में निर्माण के बाद आपका हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, इसके अंतर्गत शामिल होता है विनिर्माण। तीसरा आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? विद्युत, गैस और जल। ठीक है, विद्युत, गैस, जल, इन तीनों की आपूर्ति इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये द्वितीय क्षेत्र में है। जबकि खनन एवं उत्खनन इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, उसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए आगे
देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए में है 7.2%, ऑप्शन बी है 7.1%, ऑप्शन सी 7.6 और ऑप्शन डी है 7.4। तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7.6%। इसको बिल्कुल याद करके आपको याद रखना है, लेटेस्ट डाटा है। तो वर्ष 25-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर क्या क्या निर्धारित किया गया है, तो 7.6 है। देखिए पहले आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो उसमें आपको कितना 7.4% दिखेगा, परंतु 7.6 कैसे हुआ है, तो भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, आधार जो बेस ईयर होता है उसमें परिवर्तन किया गया है। अब भारत का जो अर्थव्यवस्था के लिए जो बेस ईयर कितना है 2022-23 निर्धारित किया है। और पहले हम बात करेंगे तो पहले जो भारत सरकार का जो जीडीपी के लिए जो बेस ईयर था वो कौन सा था, 2011-12 था। ठीक है, पहले क्या था आपका 2011-12 था, उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है 2022-23 कर दिया है, इसको आपको याद रखना है। तो पहले 2011-12 के आधार पे आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में तो उसमें जो भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर या भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 7.4% मिलेगा, परंतु आधार वर्ष चेंज होने के बाद जीडीपी वृद्धि दर में परिवर्तन आया है। और वर्तमान में वर्ष 25-26 वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हो गई है, तो 7.6% है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी जीडीपी वृद्धि अनुमानित की है? ऑप्शन ए में है 7.6%, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 8.4 और ऑप्शन डी है 7.8%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसको आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 7.8%। ठीक है, तो भारत वर्ष 25-26 के लिए प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ ने कितना जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित किया है, तो आपका 7.8% हो जाएगा। जबकि भारत का सकल जीडीपी वृद्धि दर की हम बात करेंगे, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है 7.6। ये तिमाही आधार पर पूछा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो आपको याद रखना है एक वर्ष में टोटल कितने माह होते हैं, एक वर्ष की हम बात करें 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में आपके टोटल कितने 12 माह होते हैं, 12 माह। तो इससे ही 12 माह को आपको 3-3 माह की श्रेणी में बांट करके उसको त्रिमाही वर्ष के रूप में बांटा जाता है और उसको तिमाही आपका नाम दिया गया, जैसे प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही। तो तिमाही वृद्धि दर हम बात करेंगे तो देखेंगे पहला तिमाही। ठीक है, तिमाही तो पहला इंग्लिश में इसको लिखते हैं क्वार्टर ईयर फर्स्ट, क्वार्टर ईयर 2, क्वार्टर ईयर 3 और क्वार्टर ईयर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुमान कब आता है, तो अगर समय अवधि की हम बात करेंगे तो समय अवधि में लिखेंगे जो क्वार्टर ईयर है इसकी गणना कब से, जो प्रथम तिमाही की गणना कब से कब तक की जाती है, तो आपको याद रखना है अप्रैल से जून तक का। ठीक है, तो प्रथम तिमाही की गणना कब से कब तक, तो अप्रैल माह से जून माह तक प्रथम तिमाही की गणना की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे द्वितीय तिमाही की गणना कब से की जाती है, तो जुलाई से सितंबर माह को। ठीक है, क्या हो जाएगा जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर माह आपका क्या होगा दूसरा द्वितीय तिमाही वर्ष हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अक्टूबर से आपका दिसंबर ये तृतीय तिमाही वर्ष हो जाएगा। अक्टूबर से क्या हो जाएगा, अक्टूबर से आपका नवंबर। और उसके बाद देखेंगे जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ तिमाही वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है वर्ष 25-26 के प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है, तो आप इसके आधार पर कितना हो जाएगा आपका 7.6 होगा। चलिए सभी का देख लेते हैं। अभी देखेंगे आप तो आपका तीसरी तिमाही तक का ही डाटा आया है, अभी चतुर्थ आना बाकी है। तो प्रथम तिमाही वर्ष में हम डाटा की हम बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर कितना है प्रथम तिमाही के लिए, जीडीपी वृद्धि दर की हम बात करेंगे प्रथम तिमाही के लिए कितना है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कितना है 7.8%। जैसे कि उत्तर में हमने देखा प्रश्न में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम तिमाही के लिए कितना होगा 7.8%। दूसरा तिमाही की हम बात करेंगे तो इसके लिए जीडीपी वृद्धि दर किसने निर्धारित किया गया है 8.2%। और तीसरा तिमाही के लिए कितना है 7.8%। ठीक है, ये जो डाटा है आपके आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण से इसमें आपको बदलाव दिखेंगे। चतुर्थ तिमाही का भी डाटा नहीं आया है तो आपको इसको याद रखना है, आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम तिमाही के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो प्रथम तिमाही के लिए आपका कितना हो जाएगा 7.8%। दूसरे तिमाही के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरे तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो आपका 8.2% हो जाएगा। और तीसरी तिमाही की हम बात करेंगे इसके लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो 7.8 हो जाएगा। और चतुर्थ अभी आना क्या है बाकी। ठीक है, तो आपको सारे चीजों को याद रखना है। और भारत का अगर हम पूरे भारत के वास्तविक जीडीपी दर की हम बात करेंगे तो कितना होगा 7.6%। ठीक है, वास्तविक। चलिए यहीं पे लिख देता हूं भारत के अगर हम पक्ष में, तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर को कई तरीके से मापा जाता है।
ठीक है। भारत के लिए अगर हम बात करेंगे तो तिमाही वर्ष के आधार पे 4 तिमाही में उसको बांट के प्रथम तिमाही, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ। जबकि भारत की वास्तविक जीडीपी दर की हम बात करेंगे तो कितना है, मैंने बताया। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो आप बताएंगे भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना है, 7.2%। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 7.6% है वास्तविक जीडीपी दर। और इसी प्रकार हम देखेंगे नॉमिनल या नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो आपको याद रखना है नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितना है, नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर भारत की, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8.6%। कितना है, 8.6%। दोनों डाटा को, सारे डाटा को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है 2,19,575 रुपया, ऑप्शन बी है 1,11,782 रुपया, ऑप्शन सी है 1,79,244 रुपया और ऑप्शन डी है 86,660 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका हम सही उत्तर की हम बात करें प्यारे साथियों तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में वर्ष 25-26 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितना है, तो आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति जो आय है भारत के लिए कितना है, स्थिर कीमत पर, कौन से, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर है और कौन सा है, प्रचलित आपका स्थिर कीमतों पे है। तो आपको इसको याद रखना है। 2000 आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार कितना है, तो इसका जो डाटा के आधार पर कितना है, प्रति व्यक्ति आय भारत के कितना है, 2,19,576 रुपये है। जबकि हम छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आपको याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित की गई है, तो 1,79,244 रुपया छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, अनुमानित किया गया है। तो आपको दोनों डाटा को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऑप्शन ए में है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन मूल्य का 50% उससे अधिक तृतीय क्षेत्र से आ सकता है। ऑप्शन बी है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन मूल्य का 50% उससे अधिक बैंकिंग क्षेत्र से आता है। ऑप्शन सी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन मूल्य का 50% उससे अधिक द्वितीयक क्षेत्र से आता है। और ऑप्शन डी है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पादन मूल्य का 50% या उससे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसको याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र में कौन आते हैं, तो ऑप्शन सी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या उससे अधिक द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 0.3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न को एक बार पुनः देखेंगे, आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट 5 हो जाएगा। अब 5 कौन कौन से हम देखेंगे, तो आपको याद रखना है वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, यानी उसके लिए सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है। इसमें आप पहला देखेंगे तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, 5 कौन कौन से, चले देख लेते हैं। तो आपको 5 याद रखना है, तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला आप देखेंगे एल्कोहल। ठीक है, जो भी पेय पदार्थ होते हैं तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल से संबंधित जितने भी पेय पदार्थ हैं, जिसमें आपका शराब वाइन जितने भी आते हैं, इसके लिए सरकार से क्या है, परमिशन लेना आवश्यक होता है। तो क्या पूछा गया है आपसे, आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक, यानी भारत सरकार से परमिशन, तो ऐसे कितने उद्योग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 5। कौन कौन से है, तो पहला आपका हो जाएगा एल्कोहल, यानी पेय पदार्थ संबंधित पदार्थों के लिए, पेय पदार्थ से संबंधित सामग्री के लिए। दूसरा आपका हो जाएगा तंबाकू, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा तंबाकू। आप देखेंगे जितने भी पान मसाला होते हैं, इसके भी उत्पादन के लिए क्या है, सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण। तीसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण। चौथा बिंदु की हम बात करेंगे, चौथा बिंदु आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक स्पोर्ट। चौथा बिंदु क्या हो जाएगा, औद्योगिक स्पोर्ट हो जाएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला है अल्कोहल से संबंधित, दूसरा तंबाकू से संबंधित सामग्री उत्पादन के लिए, तीसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण, चौथा आपका हो जाएगा औद्योगिक स्फोटक। ठीक है, औद्योगिक चौथा क्या हो जाएगा आपका, औद्योगिक स्फोटक, औद्योगिक विस्फोटक, जिसमें डायनामाइट बम हम निर्मित करते हैं। और पांचवा बिंदु इसमें आपको याद रखना है, पांचवा बिंदु क्या हो जाएगा, पांचवा बिंदु आपका हो जाएगा खतरनाक रसायन। ठीक है, पांचवा बिंदु क्या हो जाएगा, खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन।
पांचवा बिंदु खतरनाक। तो आपको याद रखना है इन 5 चीजों के लिए भारत सरकार से क्या है, परमिशन या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर किन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है। ऑप्शन ए में देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर है, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य शिक्षा औसत वेतन, ऑप्शन सी में स्वास्थ्य औद्योगिक विकास जीवन स्तर, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि विकास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा क्या गया है मानव विकास रिपोर्ट किन तीन संकेतों का संयोजन करके विकास का मापन करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है मानव विकास जो रिपोर्ट होता है इसके 3 संकेतक कौन कौन सा है। तो पहला आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा हो जाएगा शिक्षा और तीसरा क्या है जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे चालू खाता घाटा क्या है, सीएडी क्या है, यानी व्हाट इज करेंट अकाउंट डिफेक्ट क्या है। ऑप्शन ए में दिया है बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि, ऑप्शन बी है चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा, ऑप्शन सी है देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने से होने वाला घाटा, ऑप्शन डी में है वस्तु के बाजार मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने पर होने वाला घाटा। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, चालू खाता घाटा क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसको याद रखना है। चालू खाता घाटा क्या है, तो देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने से होने वाला जो घाटा है वो आपका क्या हो जाएगा, चालू खाता घाटा हो जाएगा। देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, निर्यात, ठीक है, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होना, ठीक है, आयात जो होगा कुल निर्यात से अधिक, तो इसी ही आपका क्या कहा जाता है, चालू खाता घाटा कहा जाता है, आपको याद रखना है। यानी जब किसी देश के वस्तु और सेवाओं के कुल आयात का मूल्य उसके कुल निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे आपका चालू खाता घाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, निर्यात यानी पता है आपको, निर्यात यानी क्या होता है, किसी देश को वस्तुएं, किसी देश से हमको क्या होता है, किसी देश से हमको वस्तु जो भेजते हैं बाहर वो आपका निर्यात हो जाएगा। आयात यानी क्या होता है, किसी देश से वस्तु को मंगाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए में देखेंगे तो जर्मनी है, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की हम बात करेंगे तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको याद रखना है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ब्रिटेन से हुई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है 1760 के दशक में आपके ब्रिटेन या इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, शॉर्ट में इसको कहा जाता है, फ्रेमा, कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में 1973, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी 1997 और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसको याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 2000। ठीक है, तो भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फ्रेमा कब लागू किया गया था, तो 2000 में इसको लागू किया गया था। किसके स्थान पे, तो फेरा के स्थान पे आपका फ्रेमा लागू किया गया। ठीक है, ये क्या है, तो आपके जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा व्यापार किए जाते हैं विदेशी व्यापार और भुगतान को सरल बनाने के लिए क्या है, फ्रेमा एक्ट जो है आपका 2000 में लागू किया गया था, उसी को पूछा गया है। तो भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि फ्रेमा कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 2000 में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉन रॉबिन्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें ही क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, किनको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ को। ठीक है, और एडम स्मिथ की हम बात करें तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या था, आपके समर्थक थे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है प्राइवेट सेक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, तृतीय क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान प्रतिशत है, और इसका मैंने आपको बताया लगभग कितना है, 56.4%। ठीक है, कितना है, 56.4, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का मैंने बताया 18.1% और द्वितीय क्षेत्र का कितना बताया, 25.5%। तो इसको भी याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन उत्खनन को शामिल किया गया है, आपको बताना है। इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में खनन एवं
उत्खनन को शामिल नहीं किया गया था, पूछा गया था, तो उसमें हम आपका ऑप्शन क्या लिए थे, उसमें आपका हो जाएगा था द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक और ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में खनन को शामिल किया गया है, तो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खनन उत्खनन किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम देखे थे निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, फिर विद्युत, जल, गैस आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो होटल, रेस्टोरेंट, जितनी भी सेवाएं आती है वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब जारी की थी। ऑप्शन ए में देखेंगे 25 दिसंबर 2012, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 2011, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2013 और ऑप्शन डी है 4 नवंबर 2011। तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आपको याद रखना है 4 नवंबर 2011। ठीक है, तो भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने विनिर्माण नीति क्या की थी, जारी की थी या लागू की थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है 4 नवंबर 2000 आपका 11 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है। देखेंगे ऑप्शन ए में है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी में है कार्लाइल, ऑप्शन सी है जैक क्विनर, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैकब वीनर। ठीक है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है, जैकब वीनर ने इस सिद्धांत को दिया है, इस परिभाषा को दिया है अर्थशास्त्र के संबंध में। इसको आप याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैकब वीनर ने अर्थशास्त्र के संबंध में क्या कहा है, तो अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वर्ष 2025-26 की तीसरी त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए में 7.2, ऑप्शन बी है 7.5%, ऑप्शन सी है 7.8 और ऑप्शन डी है 6.7%। इसका मैंने बताया तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 7.8%। ठीक है, एक बार पुनः यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और आपका चौथी तिमाही। ठीक है, कौन सा वर्ष की बात हो रहा है, आपका वित्त वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष ये 25-26 की बात हो रहा है। वित्त वर्ष किसकी हम बात कर रहे हैं, 25-26 की बात कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो पहली तिमाही के लिए कितना आपका निर्धारित किया गया है, 7.8%। दूसरी तिमाही में देखेंगे तो कितना है, 8.2% और तीसरी तिमाही के लिए कितना है, 7.8%। अभी चौथा तिमाही का आपका डाटा नहीं आया है। तो ठीक है, तो आधार वर्ष परिवर्तन के बाद ये डाटा आपका लिया गया है। आधार वर्ष वर्तमान में कितना हो गया, तो आपको याद रखना है जो भारत का वर्तमान में जो आधार वर्ष है, बेस ईयर की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आपका 2022-23 हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, तो पिछला हम आधार वर्ष हम देखेंगे, पहले पिछला आधार वर्ष आपका क्या था, पिछला आधार वर्ष क्या था, तो आपको याद रखना है 2011-12 था। उसको भारत सरकार ने चेंज करके क्या कर दिया, आपका 2022-23। उस आधार पे जो नवीनतम डाटा है उसके आधार पे प्रथम तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर कितना है, 7.8%। दूसरी तिमाही में कितना है, 8.2% और तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर कितना है, 7.8%। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो पहला आप देखेंगे आय का समान वितरण, दूसरे में है उच्च निर्भरता दर, तीसरे में आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर और चौथे में है बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर की हम बात करें, ठीक है सही है। चलिए इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, तो देखते हैं आय का समान वितरण, तो सही बात है। भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आय का वितरण असमान वितरण है, कोई अमीर है तो गरीब है, तो भारत में आपको अमीर और गरीबी दोनों में क्या है, अंतर या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो कथन होगा सही होगा, आय का समान वितरण। दूसरा है उच्च निर्भरता दर, आप देखेंगे भारत के अधिकांश जो जनसंख्या हो किस पे है, निर्भर है, किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन पे, किसी न किसी पे निर्भर है, तो उच्च निर्भरता दर। तीसरा आप देखेंगे तीसरा कथन में है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर धीमी, ये कथन आपका क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में क्या है, वृद्धि की जो धीमी नहीं बल्कि क्या है, उच्च है। इसी कारण क्या है, भारत क्या है, तेजी से बढ़ता हुआ क्या है, अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो धीमी ना होकर यहाँ पे क्या होगा, उच्च होगा। और वर्तमान में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है, 7.6%। ठीक है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये अक्सर होते रहते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कारण से ऑप्शन बी करेक्ट हो
हो जाएगा 1, 2 और आपका 4। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारतीय अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आय का समान वितरण है, उच्च निर्भरता दर है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में क्या है? परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है राज्य अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है यानी प्राइवेट सेक्टर, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपकी क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को प्यारे साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो सिर्फ किस पे? लाभ के उद्देश्य पे कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो आपको बताना ऑप्शन ए में है मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होता है, ऑप्शन बी है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है और ऑप्शन डी न तो निर्यात और नहीं आयात होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बंद अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो आपका निर्यात होता है ना ही आयात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? आपका क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। उदाहरण में आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया की हम बात करेंगे, इसका क्या होगा? सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जहां आप देखेंगे किसी देश के द्वारा वहां से न निर्यात किया जाता है और न उस देश के द्वारा कहीं पे क्या है? आयात किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही क्या होता है? आपका आयात होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर को 7.4% से 7.6% करने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए में कृषि में उच्च वृद्धि समृद्धि दर, ऑप्शन बी उद्योग में उच्च समृद्धि दर, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में उच्च समृद्धि दर और ऑप्शन डी आधार वर्ष में बदलाव। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आधार वर्ष में बदलाव। ठीक है, तो जीडीपी हम देखेंगे वर्ष 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक जो समृद्धि दर है वो कितना? इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे तो 7.4% मिलेगा, परंतु आधार वर्ष के कारण से उसमें बदलाव हुआ है, जारी किया तो 7.6 हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आधार वर्ष में बदलाव। ठीक है, निवेश और वार्षिक टर्नओवर में एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग के लिए ऊपरी सीमा क्या है? बताना है। ऑप्शन ए में निवेश, ठीक है, 50 करोड़ तक, निवेश 1 करोड़, वार्षिक टर्नओवर आपका 5 करोड़, निवेश 10 करोड़ से अधिक और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक। ऑप्शन डी है निवेश 50 करोड़ से अधिक और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या पूछा गया है? लघु उद्योग, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, एमएसएमई की हम बात करेंगे तो इसके एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग के लिए ऊपरी सीमा क्या है? तो लघु उद्योग के लिए हम बात करेंगे, इसके लिए आपका निवेश कितना होना चाहिए? 10 करोड़ से अधिक और वार्षिक कारोबार कितना है? 50 करोड़ से अधिक है। ठीक है, चलिए अब निवेश और टर्नओवर के आधार पे एमएसएमई सेक्टर की हम बात करेंगे तो इसको आपका सूक्ष्म लघु उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एमएसएमई की हम बात करेंगे, एक्ट 2006 इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। तो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला आपका कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म। इसको क्या कहा जाता है? आपका माइक्रो। सूक्ष्म क्या हो जाएगा? माइक्रो। दूसरा आपका होता है लघु उद्योग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? लघु उद्योग, इसको कहा जाता है आपका स्मॉल उद्योग। और तीसरा आपका होता है मध्यम उद्योग। तीसरा क्या हो जाएगा? मध्यम उद्योग। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मीडियम उद्योग। क्या हो जाएगा? मीडियम उद्योग। तो 3 प्रकार से होते हैं। इनके लिए हम अगर सीमा दर की हम बात करेंगे तो इसके लिए कितना है? निवेश 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, निवेश कितना है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये निवेश हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा? वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, इस आधार पे निवेश कितना? इस पे 1 करोड़ और ये कितना हो जाएगा? 5 करोड़। इसके लिए लघु उद्योग के लिए निवेश कितना होना चाहिए? 10 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर कितना हो जाएगा? आपका 50 करोड़। जबकि मध्यम उद्योग के लिए हम बात करेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा? आपका निवेश आपका हो जाएगा 50 करोड़ और आपका वार्षिक टर्नओवर कितना होगा? 250 करोड़। तो इसको आपको याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन वानिकी, ऑप्शन सी है मत्स्य और ऑप्शन डी है विनिर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र को आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? ऑप्शन ए में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, ऑप्शन बी है शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और ऑप्शन डी है मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा होगा? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में सुधार। अगर किसी देश के हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में सुधार है तो किसी देश के आर्थिक विकास को क्या है मापने का सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? आपका मापदंड हो जाएगा। ठीक है,
इसको आपको याद रखना है। दो तरह से मापदंड होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने के। एक आपका होता है आर्थिक समृद्धि, ये आपका कैसा होता है, तो ये मात्रात्मक होता है। जबकि आर्थिक विकास की हम बात करेंगे तो कैसा परिणाम होता है आर्थिक विकास, तो आपका ये कैसा होता है, गुणात्मक परिणाम होता है। इसमें आप देखेंगे सारे क्षेत्र आते हैं, यानी कि आपका आर्थिक समृद्धि जो है किसी एक क्षेत्र की बात करता है, जबकि आर्थिक विकास में आपके विभिन्न क्षेत्र इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे आर्थिक विकास के मापने को उपयुक्त मापदंड पूछा गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी का 50% या उससे अधिक है तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में उसको जाना जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी का 50% उससे अधिक है तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र के रूप में उसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि की गणना करते हुए समय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी इनमें से नहीं बांटा गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था कितने सेक्टर में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 3 सेक्टर में बांटा गया है। 3 सेक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र होगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में जीडीपी वृद्धि उत्पादन की गणना करते समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य हैं। इसमें एक कथन एक में दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है। कथन 2 में वर्ष 25-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% थी, सेवा क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि सबसे कमजोर वाहक है। और कथन 4 में भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे कथन 1 बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है, ये कथन सत्य है, क्योंकि आप देखेंगे कितना है, सेवा क्षेत्र का योगदान 56.4% है, तो पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है वर्ष 25-26 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% है, ये कथन भी क्या है आपका सत्य हो जाएगा। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सबसे कमजोर नहीं सबसे तेज वाहक है। और चौथा आपका है भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील है, तो ये कथन आपका सत्य होगा। इस आधार पर ऑप्शन पे आप देखेंगे तो 1, 2 और आपका 4 क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है बताना है। ऑप्शन ए है उच्च दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है सामान्य गति से बढ़ती अवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था विश्व के वैश्विक आधार पे कौन से वैश्विक आधार पे जो भारतीय अवस्था विश्व में कौन से स्थान पे आपके चौथे स्थान के आधार पर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है कैसे, वर्तमान में भारत, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी है खनिज क्षेत्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को किस और नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस और सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि कृषि क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसको सामान्यतः आपका प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसे आपका सामान्यतः द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से तृतीय, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे निर्माण उद्योग, ऑप्शन बी है लघु उद्योग, ऑप्शन सी है सूक्ष्म उद्योग और ऑप्शन डी है मध्यम उद्योग। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, निर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था एमएसएमई एक्ट 2006। ठीक है, इस एक्ट के आधार पर क्या है, उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योग, पहला क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंटरप्राइजेस। दूसरा आपका कौन सा था, पहला आपका सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा, दूसरा आपका था लघु उद्योग यानी कि स्मॉल उद्योग, स्मॉल इंटरप्राइजर। ठीक है, और तीसरा आपका क्या था, मध्यम उद्योग। ठीक है, तीसरा क्या था आपका, मध्यम उद्योग। तो इस आधार पर क्या होगा, ऑप्शन एक इसका क्या होगा, निर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो आप निर्माण उद्योग को इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता, कंस्ट्रक्शन जो उद्योग होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला
क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु संरक्षित थे। औद्योगिक नीति जब 1991 के अंतर्गत, इसमें दिया ऑप्शन ए में 11, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी औद्योगिक नीति 1991 लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उस समय आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के आज 8 उद्योगों को क्या था, संरक्षित किया गया था। वर्तमान में आप बात करेंगे तो आप वर्तमान में आपके 2 उद्योग इसके अंतर्गत क्या हैं, 2 उद्योग संरक्षित हैं पब्लिक सेक्टर के, जिसमें आप देखेंगे पहला आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका रेलवे। ठीक है, तो 1991 औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु संरक्षित थे, तो 8 हो जाएगा। वर्तमान में हम बात करेंगे तो वर्तमान में कितने उद्योग संरक्षित हैं, वर्तमान में आपको याद रखना है कौन से 2 उद्योग, वर्तमान में वर्तमान में कितने उद्योग संरक्षित हैं, तो आपके 2 हो जाएंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, पहला क्या हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, और दूसरा आपका हो जाएगा रेलवे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा रेलवे परिचालन। दूसरा क्या हो जाएगा, रेलवे परिचालन। दूसरा आपका हो जाएगा रेलवे परिचालन। ठीक है, तो 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए में है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी है रोमन भाषा और ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीक भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक जो शब्द है कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हुई है। और ग्रीक भाषा में कैसा, तो आपका ओकस और नोमनी यानी कि घरेलू प्रबंधन, जिसका अर्थ है घरेलू प्रबंधन से होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कौन से, ग्रीक भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे डॉक्टर विमल जालान है, ऑप्शन बी में डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ऑप्शन सी में पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, इनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का क्या अग्रदूत इनको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के समय में जब वित्त मंत्री थे, इन्हीं के समय में भारत के द्वारा क्या है नई आर्थिक नीति लागू की गई थी 24 जुलाई 1991 को एलपीजी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता। ऑप्शन ए में देखेंगे बीमा है, ऑप्शन बी हस्तशिल्प, ऑप्शन सी परामर्श और ऑप्शन डी है यात्रा एवं पर्यटन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हस्तशिल्प। आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जितने भी उत्पादन हैं, जो कारीगर होते हैं, जो हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं, बुनकर होते हैं, तो ये जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अदृश्य निर्यात विजुअल का एक्सपोर्ट उत्पन्न नहीं करते। जबकि आप देखेंगे बीमा, ठीक है, बीमा होता है, परामर्श आप किसी से परामर्श लेते हैं तो क्या होता है, दृश्य होता है। यात्रा में पर्यटन ये भी क्या होता है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हस्तशिल्प। जबकि आप देखेंगे बीमा, परामर्श, यात्रा में परिवर्तन सबके अदृश्य निर्यात उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किसके लिए एक प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किसे एक प्रमुख कारण के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे बाहर ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर, ऑप्शन सी राजनीतिक स्तर, ऑप्शन डी क्या है भारत की निर्यात संवर्धन नीति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाहर ऋण का उच्च होना। ठीक है, आप देखेंगे भारत में क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1991 में देखेंगे तो भारत में क्या था, आपका बाहर ऋण का उच्च स्तर एक संकट हो गया था। भारत का जो विदेशी निवेश कोष होता तो खाली हो गया था। उसी दौरान आपके जो वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री, ठीक है, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा क्या है एक नया पहल किया गया, एलपीजी लागू किया गया 1991 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किसी एक प्रमुख कारण के रूप में माना जा सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाहर ऋण का उच्च स्तर होना। चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि का मुख्य अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, ऑप्शन बी विश्व घरेलू उत्पादन के मूल्य की वृद्धि दर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और ऑप्शन डी है बेरोजगारी में कमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी आर्थिक समृद्धि का मुख्य अभिप्राय क्या है, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर को क्या कहा जाता है, आपका आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए में संविधान के निर्माण के समय, ऑप्शन बी 1948 का औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना में और ऑप्शन डी 1991 के सुधारों के बाद। तो इसका हम सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1948 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या है अपनाया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत में आपका पूंजीवादी और आपका क्या है समाजवादी दोनों प्रकार
प्रकार की आपको क्या है अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, और इसे क्या है आपका मिक्स यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत उत्पादन क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक समृद्धि को किस तत्व ने मुख्य रूप से बढ़ाया है? देखेंगे, ऑप्शन ए है निजी उपभोग, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपभोग, ऑप्शन सी है निजी निवेश और ऑप्शन डी है सरकारी निवेश। तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरकारी निवेश यानी कि कैपेक्स। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने मुख्य रूप से बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको याद रखना है, सरकारी निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकारी निवेश हो जाएगा। ठीक है, सरकारी निवेश हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए दिया है केवल मात्रात्मक पहलू है, ऑप्शन बी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू है, ऑप्शन सी इसका संबंध केवल सकल घरेलू उत्पाद से है, और ऑप्शन डी इसका मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं। तो इसका आर्थिक विकास के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आर्थिक विकास की हम बात करें तो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू हैं। ठीक है, मैंने दो आपको कॉन्सेप्ट बताया था अर्थव्यवस्था को मापने का। एक पहला आपको बताया था आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि, और दूसरा मैंने आपको बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने में दूसरा आपको बताया था आर्थिक विकास। ठीक है, तो पहला आपका आर्थिक समृद्धि की हम बात करेंगे तो किसी एक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर को, जीडीपी वृद्धि दर को मापा जाता है, और ये कैसा होता है? आपका मात्रात्मक पहलू होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक पहलू होता है। जबकि आर्थिक विकास की हम बात करेंगे तो आपका दोनों होता है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू को इसके अंदर शामिल किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू को शामिल किया जाता है। तो आर्थिक विकास के संबंध में क्या सत्य है? या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें देखेंगे गुणात्मक में जिसके अंदर तो मानव कल्याण, ठीक है, मानव जीवन स्तर में सुधार आदि चीज इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए में है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है लियोन रॉबिन्स, ऑप्शन डी है जे.के. मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लियोन रॉबिन्स। ठीक है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए लियोन रॉबिन्स ने, इनका कथन था कि अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्बलता का विज्ञान किसने कहा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लियोन रॉबिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या शामिल है? इसमें देखेंगे कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन और खनन उत्खनन। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? तो प्राथमिक भी कृषि शामिल होता है, आपका पशुपालन भी, वानिकी मत्स्य पालन और खनन उत्खनन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी चारों इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पर इसी के अंतर्गत अगर पूछा जाता, आपके कृषि क्षेत्र की बात किया जाता, कृषि क्षेत्र में क्या शामिल है, तो उस कंडीशन में आपका खनन और उत्खनन शामिल नहीं होता, याद रखना है। परंतु किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र भी शामिल होगा, पशुपालन भी शामिल होगा, वानिकी मत्स्य पालन भी शामिल होगा, खनन उत्खनन भी शामिल होगा प्राथमिक क्षेत्र में। परंतु कृषि क्षेत्र पूछा जाएगा, उसमें आपका खनन उत्खनन शामिल नहीं होगा। इस बात को विशेष रूप से याद करना रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर इजी क्वेश्चन है पर इसमें अक्सर डाउट होता है और गलतियां होती है, तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए में देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी है सिरमौर उद्योग। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। पूछा क्या गया है? प्रश्न में कहा गया है वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। आप देखेंगे भारत सरकार के द्वारा 2005 सूचना का अधिकार भी लाया गया है। साथ ही आप सूचना टेक्नोलॉजी का जो विकास है बहुत तीव्र गति से हो रहा है। कम्युनिकेशन आप क्या है, कहीं भी आप कहीं से दूर दराज में आप दूसरे जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? उभरता हुआ उद्योग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कृषि क्षेत्र में निम्न वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी, बी है सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सी है वर्षा की कमी और ऑप्शन डी है खाद के उपयोग में कमी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी। अभी भी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से कृषि कार्य किए जाते हैं। आधुनिक तकनीक का वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक तकनीक के प्रयोग
उपयोग में कमी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का अंश बढ़ता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का अंश बढ़ता है? तो आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा सेक्टर का क्षेत्र क्या है, ये बढ़ता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे होटल, निर्यात, ठीक है, सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार की विनिर्माण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25% करना, ऑप्शन बी है 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करना, ऑप्शन सी है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो भारत सरकार की विनिर्माण नीति कब 4 नवंबर 2011 को लागू की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25% करना है, 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चले आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन बी है नेचर एवं सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, और ऑप्शन डी है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, जिसे उन्होंने 1776 में क्या है लिखा था। ठीक है, 1776 में लिखा था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित। तो सही उत्तर क्या होगा? इसको देख चुके हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इसमें आप देखेंगे पूंजीवादी और आपका समाजवादी। ठीक है, दोनों के एंसेस में देखने को मिलते हैं, यानी भारत सरकार और पूंजीपति दोनों का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी दोनों में पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का क्या है? मिश्रण है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है कच्ची सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, ऑप्शन सी है उद्यमों का स्वामित्व, और ऑप्शन डी है रोजगार की शर्तें। तो इसका हम सही उत्तर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइज के आधार पर इसको विभाजित किया गया, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है रिकार्डो, ऑप्शन बी है जेबी से, ऑप्शन सी है एसी पियागो, और ऑप्शन डी है माल्थस। तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जेबी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबी से क्या थे? इसके प्रतिपादक थे। उनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, इसको आपको याद रखना है, यानी कि उनके अनुसार उत्पादन बढ़ने पर मांग भी होता है, उसी अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे मांग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता है, तो उसी के संबंध बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जेबी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में देखेंगे नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1999 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी, इरडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ERD। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में। और इसका हेड क्वार्टर की हम बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में देखेंगे तो RBI है, ऑप्शन बी है UTI, ऑप्शन सी है ICI, और ऑप्शन डी है सेबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेबी। यानी भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जो आप स्टॉक जो बाजार होता है, शेयर मार्केट होता है, उसका नियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, पूरा नाम क्या है? भारतीय
प्रतिभूति प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आपका सेबी कहा जाता है। इसकी स्थापना की हम बात करेंगे, सेबी की स्थापना तो कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी सेबी की स्थापना, 1988 में की गई थी। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। ऑप्शन ए में सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी है निव्वल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक देश में कोई व्यक्ति कितना रुपया कमाता है तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि सबसे सटीक क्या होता है, मापक होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय द्वारा, क्योंकि ये देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या के सापेक्ष क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट का क्या अर्थ है बताना है। ऑप्शन ए है सरकार के खर्च में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी, सरकार के खर्च में कमी के कारण से निजी निवेश में वृद्धि, ऑप्शन सी है घाटे का वित्त पोषण नियंत्रण में होना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो सही उत्तर क्या होगा, आपको याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरकार के खर्च में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी। ठीक है, उसी को क्या है, क्राउडिंग आउट से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से भारी मात्रा में, ठीक है क्या हो जाएगा, जब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से भारी मात्रा में ऋण लेती है तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए निवेश करना महंगा और कठिन हो जाता है। इसी आपका क्या कहा जाता है, क्राउडिंग आउट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से टॉप एमसीक्यू। आशा की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए।